हाय, दिस इज़ भावना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स को कैसे अप्रोच करना है, कहाँ से कोचिंग लेनी है, कौन से मटेरियल्स रेफर करना है एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सब्जेक्ट ऑन द होल। डायरेक्ट टैक्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेरी आते हैं कि कैसे प्रिपेयर करना है, कोर्स बहुत वास्ट है, हाउ टू अप्रोच दिस सब्जेक्ट, कैन वी डू सिलेक्टिव स्टडी। तो इस वीडियो में आई विल बी एड्रेसिंग ऑल दिस क्वेश्चंस एंड आई विल बी डिवाइडिंग दिस वीडियो इनटू टू हाफ्स। सबसे पहले मैं बात करूंगी कौन सा मटेरियल और कहाँ से आप कोचिंग ले सकते हैं, एंड इन द सेकेंड पार्ट आई विल टॉक अबाउट हाउ टू अप्रोच द सब्जेक्ट एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर द सब्जेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें बुक्स कौन से लेने हैं। डाउट सबसे ज़्यादा आता है अतुल अग्रवाल या यश सर का बुक लेना है। तो बेसिकली कंसेप्ट बुक के बारे में बात करें तो दोनों का कंसेप्ट बुक आर इक्वली गुड, तो आप कोई भी ले सकते हो। बस छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो अतुल अग्रवाल का बुक है वो थोड़ा सा ज़्यादा अब्रीज्ड है, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसमें कंसेप्ट्स कवर्ड नहीं है, उसमें भी कंसेप्ट्स अच्छे से कवर्ड है। जितना भी आपको पढ़ना चाहिए एग्जाम पर्पज़ के लिए दैट इज़ कवर्ड। यश सर के कंसेप्ट बुक में थिंग्स आर गिवन इन अ मोर डिटेल्ड फॉर्मेट। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड वे में पढ़ना है और you'd like to understand the concepts better, तो उस केस में you can go for यश सर's concept book। बात करते हैं क्वेश्चन बैंक के बारे में। क्वेश्चन बैंक भी दोनों का ऑब्वियसली सिमिलर है बिकॉज क्वेश्चन बैंक कवर्स क्वेश्चंस फ्रॉम पास्ट ईयर पेपर्स, आरटीपी, एमटीपी, स्टडी मटेरियल एंड तो ये सब दोनों के बुक्स में ही सेम होता है। यश सर के क्वेश्चन बैंक में हर क्वेश्चन के सामने लिखा होता है कि वो आरटीपी, एमटीपी या कौन से पास्ट पेपर से आया हुआ है, तो वो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है। तो बस दैट इज़ द डिफरेंस। अदरवाइज आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। तो मैंने दोनों के बारे में आपको बता दिया है। नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कौन सा बुक रेफर करना है। कोचिंग्स के बारे में बात करें तो मैंने यश सर का फास्ट ट्रैक क्लासेस ली थी एंड इट वॉज प्रिटी गुड। अगर आपने कोर्स एक बार कर रखा है एंड यू आर कंफर्टेबल तो फास्ट ट्रैक बैच इज़ वेरी गुड। उसमें भी काफ़ी डिटेल तरीके से क्वेश्चंस कवर्ड रहते हैं एंड हिज क्लासेस आर रियली फन टू वॉच। एंड अतुल अग्रवाल के मैंने क्लासेस नहीं किए बट रिविजन लेक्चर्स यूट्यूब में कई बार देखा है। सो दोनों आर गुड इनफ। इफ़ आई हैड टू गिव अ व्यू तो आई वुड से कि यू कैन गो फॉर यस सर's क्लास, बट आप एक बार यूट्यूब में दोनों के लेक्चर्स सुन लीजिएगा सो दैट यू कैन मेक अ रियलिस्टिक डिसीजन अबाउट विच क्लासेस यू शुड गो फॉर। अदर देन दैट अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि आप इस सब्जेक्ट को कैसे टैकल कर सकते हो। आपको अब डायरेक्ट टैक्स को टैकल कैसे करना है। देखिए, पेपर जो होता है ना, एग्जामिनर आपका नॉलेज नहीं चेक करता है, वो चेक करेंगे कि आपका एग्जाम टेकिंग स्किल्स कैसा है। ओवरऑल पेपर में देयर विल बी 6 क्वेश्चंस एंड देयर विल बी एमसीक्यूज। कोर्स बहुत वास्ट लगता है लेकिन पेपर के अंदर वही 5-6 क्वेश्चंस हैं जो आपको अच्छे से करके आना है और उसमें भी आपको 50% ही लाना है। तो पहले तो आप अपना माइंडसेट ऐसे बना लो कि ये इतना वास्ट या अनअचीवेबल नहीं है। इसको अगर सही प्लानिंग से और सही टाइम से प्रिपेयर किया जाए तो दिस सब्जेक्ट इज़ मैनेजेबल। तो सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इस सब्जेक्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो। फर्स्ट पार्ट विल बी द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सबसे पहले आप पीजीबीपी या कैपगेन में मत बैठ जाना बिकॉज दीज आर टफ चैप्टर्स एंड मोमेंटम नहीं बन पाता है एंड वी गेट डीमोटिवेटेड। इसके क्वेश्चंस भी बहुत लंबे लंबे होते हैं, इसीलिए पहले आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस से स्टार्ट कीजिए। जो भी छोटे छोटे चैप्टर्स है, असेसमेंट ऑफ वेरियस एंटिटीज़, टीडीएस हो गया, चैरिटेबल इंस्टीट्यूट, उसके बाद जो प्रोसीजरल्स के चैप्टर्स हैं, उसके बाद जो भी इंटरनेशनल लॉ में जितने भी प्रैक्टिकल टॉपिक्स है, ट्रांसफर प्राइसिंग हो गया, एनआर, डीटीए, इक्वलाइजेशन लेवी, ये सारे जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं ना, इस पे आप अपना ग्रिप बना लीजिए। इसमें थ्योरी पोर्शन में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आप ज़्यादा टाइम अपना क्वेश्चन सॉल्विंग में लगाइए सो दैट यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कि आपका प्रैक्टिकल पार्ट बिल्कुल अच्छे से हो गया है। इसके बाद यू कैन मूव ऑन टू द रिमेनिंग चैप्टर्स लाइक पीजीबीपी, कैपिटल गेन, पेनल्टीज, मिसलेनियस प्रोविजंस, जो भी एक्स्ट्रा दूसरे चैप्टर्स हैं, थ्योरी के चैप्टर्स हो गए, यू कैन फोकस ऑन दोज। उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी पोर्शन में फोकस देना है इन द सेंस कि आपको थ्योरी याद रखना पड़ेगा, उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे उसको रिकॉल करना पड़ेगा। सो दोज आर मोर थियोरेटिकल क्वेश्चंस एंड देन यू कैन प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर द सेम। थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट इज़ बेसिकली अलॉटेड टू एमसीक्यूज एंड केस लॉज। केस लॉ से 5 to 6 मार्क के लिए आता है, बट समटाइम्स इन द एग्जाम हॉल क्या होता है ना, गिल्टी लगता है अगर हम पढ़ के नहीं आता है। हमें लगता है कि यार अगर ये आ जाता तो वी वुड हैव क्रैक्ड द पेपर, वी वुड हैव पास्ड द पेपर। दूसरे क्वेश्चंस जो यूजुअल टॉपिक्स से आते हैं वो कई बार टफ आ जाते हैं। इस केस में आपको केस लॉज
अगर आप करके जा रहे हो, अगर कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ज़रूर होगा। केस लॉज इतना डिफिकल्ट नहीं होता क्योंकि उसको वर्ड बाय वर्ड याद नहीं करना होता है, बट अगर आप उसको एक बार पढ़ लो ना, स्टोरी समझ आ जाए, तो एटलीस्ट एग्जाम में जो 5 मार्क्स का केस लॉज आएगा उसमें से 3 तो आपको आ ही जाएगा। सो दैट यू शुड डेफिनेटली डू। इट इज़ नॉट अ बिग डील। एक टीचर्स के बुकलेट आता है केस लॉज का, वहाँ से आप पढ़ के एक बार बस रीडिंग भी लगा लोगे, आपको याद हो जाएगा कि हर केस में क्या स्टोरी है क्या नहीं। तो हर अटेम्प्ट में बेसिकली 15 से 20 केस लॉज इंपॉर्टेंट ICAI डिक्लेयर करता है। तो कोई भी टीचर का आप केस लॉज जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट आउट लेके केस लॉज को अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। इफ़ यू वांट मी टू मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस, देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं आपको बता दूंगी कि केस लॉज का प्रिपरेशन कैसे करना है। अब बात करते हैं MCQ के बारे में। MCQ को नेग्लेक्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए कई बार क्या होता है कि जब अगर जो थियोरी पेपर है, इफ़ दैट कम्स ईजी, तो MCQ वाला पार्ट वो लोग क्रिटिकल कर देते हैं, बट इसका मतलब उन्हें डरना नहीं है। क्या होता है ना, पढ़ के MCQ प्रिपेयर करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचता है, और एंड में जाके जब हमारे पास सिर्फ 5 से 10 दिन रह जाता है, उस टाइम हम लोग यूट्यूब वीडियोस देख के MCQs कंप्लीट करते हैं। तो ये गलती नहीं करना है। अभी आपके पास May 24 अटेम्प्ट के लिए बहुत टाइम है, तो अब ऐसे प्लान कीजिए कि आपके पास 3 से 4 दिन MCQs के लिए हो, और ICAI का जितना भी MCQs है वो आप या तो खुद से सॉल्व कर लीजिए अगर आपको कॉन्फिडेंस है, या फिर कोई भी यूट्यूब वीडियो किसी भी टीचर का आप देख के मेक श्योर कि आप सारा MCQs एक बार सॉल्व कर रहे हो, और जो भी इंपॉर्टेंट या ट्रिकी पॉइंट्स है वो आप एक जगह नोट कर रहे हो, या जो भी टॉपिक्स कवर्ड है MCQs में वो आप एक जगह नोट करके रख लो। ऐसे क्या होगा, जब आप रिवीजन करने जाओगे उस टाइम आपको अलग से टेंशन नहीं रहेगा कि यार MCQs नहीं क्या है, योर MCQs विल ऑलरेडी बी कवर्ड। आप उस टाइम पे आपको बस अपना नोट्स खोल के जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिकी पॉइंट्स MCQs से कवर्ड है वो आपको दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा, एंड इंपॉर्टेंट MCQs आप एक बार हाथ से उस टाइम प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन प्रिपरेशन आपका ऑलरेडी पहले हो जाना चाहिए। ऐसे में आपको बहुत कंफर्ट आएगा सब्जेक्ट में, आपको कॉन्फिडेंस आएगी। अब एक और चीज़ के बारे में मैं बोलना चाहूँगी, जैसे ही आप हर चैप्टर आप करते जाओगे ना, तो हर चैप्टर में बहुत से लिमिट्स, रेट्स और ऐसे छोटे छोटे चीज़ें होते हैं जो हमें ऐसे याद नहीं रहते, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हर चैप्टर में कुछ पेनल्टीज़ होते हैं, कुछ रेट्स होते हैं, तो उसका आप एक अलग से एक लिस्ट बनाइए, या तो अपने टेक्स्ट बुक के एंड वाले पेज में। मैं तो ऐसे करती हूँ सो दैट एक अलग सा कॉन्सेप्ट बुक ना रेफर करना पड़े। तो आपके टेक्स्ट बुक के फ्रंट पेज या बैक पेज में जस्ट पेज नंबर डाल के कि इस चैप्टर में दिस इज़ द पॉइंट दैट यू हैव टू रिवाइज। तो ऐसे आपके रिविजन के टाइम में आप क्या करोगे, पहले तो आप प्रैक्टिकल सम्स रिवाइज करोगे, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने मार्क किया हुआ है। आप थियोरी पे रिकॉल करोगे सारे पॉइंट्स, प्रोसीजरल्स वाले चैप्टर्स में जो भी जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी थियोरी पोर्शन है वो रिकॉल करोगे। और थर्ड थिंग जो आप करोगे इज़ दिस, ये जो आप लिस्ट बनाओगे ना क्रिटिकल पॉइंट्स के, जितने भी रेट्स, लिमिट्स एक्सेट्रा, इसका भी एक बार आप पूरा एक साथ जब रिवाइज करोगे ना तभी याद रहेगा। अदरवाइज चैप्टर वाइज पेनल्टीज कहाँ कौन से चैप्टर में क्या पेनल्टी है वो याद नहीं रहता है। तो दिस इज समथिंग दैट यू कुड डू। बात करते हैं मॉक टेस्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम लोग काफ़ी बार इसको इग्नोर करते हैं। मॉक टेस्ट हेल्प अस टू कंडीशन आवर माइंड टू टैकल एन एग्ज़ाम। एक एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे उसको एग्ज़ाम को लिखना है, उसका एक प्रैक्टिस हो जाता है। कंसेप्ट तो हम लोग सारे पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी सारे कर लेते हैं, लेकिन एग्ज़ाम टाइम पे जैसे जब सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस एक साथ आते हैं, चैप्टर्स के कुछ टॉपिक्स कंबाइन होके आते हैं, उस टाइम हमें अप्लाई कैसे करना है उसका कॉन्फिडेंस हमें मॉक पेपर से ही आता है। अब ये मत सोचो कि आप पूरा कोर्स ख़त्म करके आप एंड में मॉक पेपर करोगे, बीच में भी कभी कभी आप बैठ के मॉक पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए। इससे आपको आपका एग्ज़ाम टेकिंग स्किल्स और सॉलिड हो जाएगा, और आपका हर टॉपिक पे ग्रिप भी इंक्रीज़ हो जाएगा ना, आपको समझ आएगा क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आई लाइक टू कवर, एंड दैट इज़, चाहे आप जहाँ से भी कोचिंग ले रहे हो या जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो, प्लीज़ डू इंश्योर कि एक बार आप 1 से 2 घंटा निकाल के इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से एक कंप्लीटनेस चेक ज़रूर कीजिएगा, सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी टॉपिक्स। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या टीचर्स कुछ छोटे टॉपिक्स ना स्किप कर जाते हैं, तो उसकी वजह से इट कॉस्ट्स अस अ लॉट इन द एग्जाम। सो प्लीज़ डू मेक श्योर टू डू अ कंप्लीटनेस चेक बिफोर यू कंप्लीट योर प्रिपरेशंस। सो टू सम इट अप, आप डायरेक्ट टैक्स का जो प्रिपरेशन है वो आप 3 हिस्सों में बांट सकते हो: प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, थियोरी क्वेश्चंस, MCQs एंड केस लॉज। एट दी एंड आपको याद रखना है कि आपको एक लास्ट ईयर रिविजन का लिस्ट बनाना है अपने टेक्स्ट बुक पे, वेर इन यू विल हैव ऑल योर रेट्स, लिमिट्स अलॉन्ग विद द पेज नंबर्स इन वन प्लेस।
मॉक टेस्ट आपको ज़रूर करनी है, 3 से 4 आपको सॉल्व करके जाना ही है और केस लॉस आपको इग्नोर नहीं करना है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू इन योर प्रिपरेशन। अगर आपको चैप्टर वाइज गाइडेंस चाहिए देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। टेक केयर एंड आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वन।